हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका नवा अध्याय आज हम शुरू करेंगे। पिछली कक्षा में हमने कुछ परिचय इसका ले लिया था और इस अध्याय का नाम है शासक और इतिवृत्त। जो मुगल बादशाह थे वो और उनके इतिहास, जो लेखक थे, कैसे लिखा, क्या था उस इतिहास में, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो देखिए, सबसे पहले मुगल बादशाह और उनका साम्राज्य। पिछली कक्षा में हमने देख लिया था कि कौन कौन से मुगल बादशाहों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रमुख जो शक्तिशाली मुगल बादशाह थे वो कौन थे, और अंतिम मुगल बादशाह कौन था। याद है बच्चों, अंतिम मुगल बादशाह के बारे में हमने बात की थी, बहादुर शाह जफर, जो 1857 में अंग्रेजों के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया गया था। और मुगल साम्राज्य का संस्थापक या प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। तो देखिए, आज की कक्षा में अब हम जो मुगल नाम है, जो ये इन शासकों को हम मुगल वंश के शासक कह रहे हैं, ये मुगल नाम कहाँ से आया। देखिए, यही बात करते हैं कि मुगल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ है। चीन की एक जाति थी मंगोल जाति, और उन्हीं से शायद ये उत्पन्न हुआ है। मंगोल से ही मुगल नाम निकला है। यद्यपि आज यह नाम एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है। आज हम जैसे ही मुगल नाम लेते हैं तो हमें वो शानदार और शक्तिशाली साम्राज्य नाम आ जाता है जो उस वंश के शासकों द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन जो राजवंश हैं, जो मुगल शासक हैं, उन्होंने अपने आप को ये नाम नहीं दिया था मुगल। तो वही है कि राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। तो इनको मुगल नाम इनको दिया किसने, कैसे इनका नाम मुगल वंश के शासक पड़ा। देखिए आगे, पहली बात तो मुगल मंगोलों से शायद निकला है, मुगल शब्द मंगोल शब्द से निकला है। आगे बात करें, उन्होंने अपने को तैमूरी कहा। जो शासक हैं मुगल वंश के, उन्होंने अपने आप को मुगल नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को तैमूरी कहा, क्योंकि वो तुर्क थे और तुर्क में एक शासक था, तुर्क वंश में तुर्की शासक था जिसका नाम था तैमूर। उस तैमूर से शायद वो अपने आप को, उनके वंशज वो थे, इसीलिए वो अपने आप को तुर्क या तैमूरी कहते थे। उन्होंने अपने आप को तैमूरी कहा क्योंकि पितृपक्ष से वो तुर्की शासक तिमूर या तैमूर के वंशज थे। तो जो मुगल बादशाह हैं, उन्होंने अपने आप को मुगल नाम नहीं दिया। मुगल नाम कहाँ से आया वही हम चर्चा कर रहे हैं कि मुगल नाम शायद मंगोल से उत्पन्न हुआ, जो चीन से आए हुए लोग थे उनसे। तो जो शासक है, उन्होंने अपने आप को मुगल नाम नहीं दिया, उन्होंने तो अपने आप को क्या नाम दिया था? तैमूरी। क्योंकि वो किस वंश के थे, वो किस पैतृक वंश से संबंधित थे? वो तुर्की के तिमूर के वंशज थे। तुर्की जो शासक था तिमूर, उसके वो वंशज थे, इसलिए अपने आप को तैमूरी नाम उन्होंने दिया था। मुगल नाम उन्होंने अपने आप को नहीं दिया था। पहला मुगल बादशाह, जो पहला मुगल शासक है बाबर, वो मातृपक्ष से चंगेज खां से संबंधित था। हमने बात की जो मुगल बादशाह है वो पितृपक्ष की तरफ से तो तुर्की सुल्तान था एक तैमूर, उसके वंशज हैं अपने पिता की तरफ से तो। लेकिन बाबर की जो माँ थी, बाबर की जो माता थी, वो चंगेज खां के वंश में पड़ती थी, और चंगेज खां मंगोल था। तो बाबर के बारे में हम कह सकते हैं कि अपने मातृपक्ष की तरफ से तो मंगोलों से संबंधित था, और पितृपक्ष की तरफ से ये तुर्कियों से संबंधित था। ठीक है, इसीलिए ये बाबर है, ये मंगोल और तुर्की दोनों का एक तरह से मिश्रण के रूप में था। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को तैमूरी नाम दिया था, मुगल नाम इन्होंने नहीं दिया था। अब आगे देखिए, 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में जो यूरोपीय इतिहासकार थे, यूरोपीय विद्वान थे, उन्होंने भारतीय इन शासकों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? मुगल शब्द का प्रयोग सबसे पहले उन्होंने किया। तो खुद ने, इन शासकों ने अपने आप को मुगल नाम नहीं दिया, इन्होंने तो तैमूरी नाम दिया था एक तरह से। लेकिन जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने इनको मुगल नाम दिया। 16वीं शताब्दी से ही इस शब्द का फिर निरंतर प्रयोग होता रहा और इस वंश को मुगल वंश नाम दिया जाने लगा। आगे बात करें, यहाँ तक कि एक विद्वान है जिनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग, और उनकी एक बच्चों के देखने के लिए पिक्चर या कुछ ऐसे कार्टून्स होते हैं रुडयार्ड किपलिंग की, जिसका नाम है जंगल बुक नाम से फिल्म है, और इसके अलावा कार्टून्स भी हैं। और उसका जो नायक है उसका नाम है मोगली, और यह नाम भी इसी से उत्पन्न हुआ है, किससे? मुगल से। ठीक है, जो रुडयार्ड किपलिंग की एक फिल्म है जंगल, उसमें जो मुख्य नायक है मोगली, वो भी मुगल से ही निकला है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों,
साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अब इसे हम मुगल साम्राज्य ही कहेंगे। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। तो साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर को उनके मध्य एशिया स्वदेश फरगना से प्रतिद्वंदी उज़्बेकों ने भगा दिया था। मतलब ये मध्य एशिया में रहते थे, बाबर जो है मध्य एशिया में थे, और मध्य एशिया में इनकी जो रियासत थी एक छोटी सी, उस रियासत का नाम था फरगना। वहाँ पर इनका देश था, वहीं पे रहते थे। लेकिन वहाँ पर बाबर को कुछ लोगों ने हराया, और वो किस जाति के लोग थे? उज़्बेक। उज़्बेक जाति के लोगों से बाबर हार गया और बाबर को अपनी रियासत फरगना छोड़नी पड़ी और ये काबुल की तरफ आ गए वहाँ से। तो काबुल की तरफ जब ये आए, उन्होंने सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया। जब फरगना छोड़ दिया तो कहाँ गए वो? काबुल। अब काबुल उनके लिए छोटी एक जगह थी। जो उनके अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो बाबर को कह रहे थे कि हमें बड़ा साम्राज्य चाहिए, और बड़े साम्राज्य की तलाश में फिर ये भारत की तरफ आए 1526 में। और 1526 में ही पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्होंने यहाँ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था बाबर ने। तो देखिए, काबुल में स्थापित हो गए, वहाँ से आके फरगना से। 1526 में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वो भारतीय उपमहाद्वीप में आगे की ओर बढ़ा। आगे बात करें कि 21 अप्रैल 1526 की बात है। बाबर जब भारत में आता है तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। बाबर और इब्राहिम लोदी, जो उस समय भारत के मतलब आगरा और दिल्ली के सुल्तान थे, वो इस युद्ध में हार जाते हैं और विजयी कौन होता है? बाबर। और इस युद्ध का और बाबर का एक चित्र भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य या मुगल वंश की स्थापना कर दी है। अब बाबर के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे उसका क्या नाम था? नसीरुद्दीन हुमायूं। तो हुमायूं फिर सिंहासन पे बैठते हैं बाबर के बाद। और हमने बात की थी कि हुमायूं कब से कब तक शासन करते हैं? 1530 से 1540 तक। फिर ये शेर शाह सूर से हार जाते हैं, भारत से बाहर चले जाते हैं अपनी जान बचा के। 15 साल बाद दोबारा से सेना और संसाधन जुटा के वापस आते हैं, युद्ध लड़ते हैं, उनको अफगानों को हराते हैं और दिल्ली का सिंहासन वापस प्राप्त करते हैं। 1555-56 में दोबारा सिंहासन पे बैठ के 6 महीने या 7 महीने शासन करते हैं हुमायूं। तो उनके उत्तराधिकारी किसके? बाबर के उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन हुमायूं ने साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया, किंतु वह अफगान नेता शेर शाह सूर से पराजित हो गया, जिसने उसे ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होने के लिए बाध्य कर दिया। तो शेर शाह सूर ने हुमायूं को हरा दिया कब? 1540 में। और फिर कहाँ चला गया था? ईरान के सफावी शासक के पास हुमायूं चला गया था। जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई, उनके काफ़ी दिन बाद हुमायूं लौटा और दोबारा से दिल्ली का सुल्तान या बादशाह वो बनता है। 1555 में हुमायूं ने सूरों को पराजित कर दिया, किंतु वह 1 वर्ष बाद ही फिर हुमायूं की मृत्यु हो गई। अब हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन बैठता है गद्दी पे? अकबर। देखिए, कई लोग, जो अगला राजा है उसका नाम है जलालुद्दीन अकबर, और ये शासन करता है 1556 से 1605। और कई इतिहासकार, कई लोग जलालुद्दीन अकबर को मुगल बादशाहों में महानतम मानते हैं, क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार ही किया, बल्कि इसे अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ भी किया। इसीलिए कि अकबर ने अपने साम्राज्य का बहुत विशाल किया। बाबर ने केवल थोड़ा सा एक राज्य जीता था, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर का क्षेत्र उसने जीत लिया था। हुमायूं को ज़्यादा समय मिला नहीं, वो अपने आप को स्थापित करने में ही उसका समय निकल गया। लेकिन अकबर ने लंबे समय तक शासन किया और इसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की, कई सारे नए क्षेत्र जीते और अपना एक दृढ़ साम्राज्य इसने स्थापित कर दिया था। इसीलिए इतिहासकार इसी शासक को सभी मुगल बादशाहों में सबसे महानतम मानते हैं। अकबर हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल हुआ था। अकबर ने हिंदू कुश पर्वत तक, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहां तक अपने साम्राज्य की सीमाओं को पहुंचा दिया था। मतलब कंधार वगैरह को भी इसने जीत लिया था। और उसने ईरान के सफाफियों, तुरान जो मध्य एशिया में पड़ता है, वहां से उज़्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए रखी। जो बाबर को जिन्होंने हराया था वो थे उज़्बेक, और ईरान के जो सफावी थे वो भी भारत की तरफ अपने साम्राज्य का प्रसार करना चाहते थे। लेकिन अकबर जो शक्तिशाली राजा था, उसने अपनी नीति के दम पर
उनको आगे नहीं बढ़ने दिया और उनको वहीं रोके रखा, उनकी विस्तारवादी योजनाओं को रोक दिया था अकबर ने। अकबर के बाद अब कौन आता है? जहांगीर। 1605 से 1627 तक जहांगीर शासन करते हैं। उसके बाद आएंगे शाहजहां 1628 से 58 तक, और उसके बाद औरंगजेब आएंगे 1658 से 1707। इनके बारे में कि ये जो शासक हैं तीनों, ये औरंगजेब के रूप में भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों वाले 3 बहुत योग्य उत्तराधिकारी हुए। अकबर के बाद इन सब का व्यक्तित्व अलग अलग था। जैसे जहांगीर की बात करें, वो अलग व्यक्तित्व के आदमी हैं। शाहजहां जो है उनको भवन निर्माण का बहुत शौक है। औरंगजेब ने अकबर की काफ़ी नीतियों में बदलाव किया। तो सबका व्यक्तित्व अलग अलग था, लेकिन सभी बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने यहाँ पर शासन किया। मुगल वंश के ये बादशाह थे। आगे बात करें, इनके अधीन क्षेत्र विस्तार जारी रहा, यद्यपि इसकी गति काफ़ी धीमी थी। जो अकबर के बाद के जो बादशाह हैं औरंगजेब तक, इनके समय भी साम्राज्य विस्तार जारी रहा। नए नए क्षेत्र ये जीतते रहे, लेकिन बहुत धीमी गति से ये जीतते रहे। तीनों शासकों ने शासन के विविध यंत्रों को बनाए रखा और उन्हें दृढ़ किया। मतलब ये भी मजबूत शासक थे, शक्तिशाली और योग्य शासक थे। मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था। जो मुगल हैं, उन जो बादशाह है वो दरबार लगाता था, और दरबार ही उनकी शक्ति का केंद्र था। उस दरबार के दम पे ही पूरा साम्राज्य नियंत्रित होता था। उस दरबार में शासक बैठता था, बादशाह, और उसके आसपास उसके अधिकारी, सेनापति, मनसबदार जो होते थे वो सब बैठते थे। तो वही कह रहे हैं कि मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था। यहाँ राजनीतिक संबंध घड़े जाते थे, नए नए राजनीतिक संबंध बनाए जाते थे यहाँ पर, और साथ ही श्रेणियाँ और हैसियतें भी परिभाषित होती थी। किस अधिकारी किस हैसियत का है, क्या उसकी श्रेणी है, ये भी यही निर्धारित होता था। जो अधिकारी बादशाह के सबसे नज़दीक बैठता था वो सबसे बड़ा अधिकारी, उससे दूर बैठता था वो छोटे अधिकारी, इस तरह से माने जाते थे। तो मुगल दरबार के बारे में भी हम इस कक्षा में बात करेंगे। आगे बात करें, मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था सैन्य शक्ति और उपमहाद्वीप की भिन्न भिन्न परंपराओं को समायोजित करने की चेतन नीति के संयोजन पर वो आधारित थी। अलग अलग जो संप्रदाय और धर्म चल रहे थे उन सबको समायोजित कर दिया था मुगलों ने, इस प्रकार की इनकी नीति थी। 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707, और हमने बताया कि औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। अंतिम नहीं था लेकिन शक्तिशाली अंतिम था। इसके बाद वाले मुगल बादशाह कमज़ोर थे। तो जो वही बात कर रहे हैं कि 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु उपरांत, मतलब उनकी मृत्यु के बाद राजवंश की शक्ति फिर घट गई थी, थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था मुगल साम्राज्य। दिल्ली, आगरा और लाहौर ये इनकी राजधानियां होती थी, कभी दिल्ली, कभी आगरा, कभी लाहौर जैसी भिन्न राजधानी नगरों से नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह क्षेत्रीय शक्तियों ने अधिक स्वायत्तता अर्जित कर ली थी। औरंगजेब के बाद जब कमज़ोर मुगल बादशाह आए, उस समय हुआ क्या कि उनसे पहले औरंगजेब से और उससे औरंगजेब तक और उससे पहले दिल्ली, आगरा और लाहौर से ही पूरा साम्राज्य नियंत्रित होता था। लेकिन जब कमज़ोर मुगल बादशाह आए औरंगजेब के बाद, तो उनके समय जो क्षेत्रीय शक्तियां थी वो मुंह उठाने लग गई थी, विद्रोह बहुत ज़्यादा होने लग गए थे, और क्षेत्रीय शक्ति अपने हिसाब से, क्षेत्रीय राज्य अपने हिसाब से शासन करने लग गए थे। फिर भी सांकेतिक रूप में ही सही, पर मुगल शासक की प्रतिष्ठा ने अभी अपनी आभा नहीं खोई थी। लेकिन फिर भी क्योंकि पहले वाले औरंगजेब तक के जो शासक थे उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था, जो बादशाह के पद की इतनी महत्व उन्होंने बढ़ा दिया था बादशाह के पद का, कि वो कम नहीं हुआ। भले ही शासक कमज़ोर थे लेकिन बादशाह का पद एक तरह से बहुत ही प्रतिष्ठा और सम्मान का पद था। और 1857 में इस वंश के अंतिम वंशज का क्या नाम था? मुगल वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? अंतिम बादशाह का क्या नाम था? तो वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय, को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। इस तरह मुगल साम्राज्य फिर खत्म हो गया। स्थापित कब हुआ? 1530 में, और ख़त्म कब हो गया? 1857 में। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय और प्रथम था बाबर। आगे देखिए बच्चों, इतिवृत्तों की रचना, जो इतिहास के ग्रंथ जो लिखे गए मुगल बादशाहों के दरबार में, अब उनकी बात करेंगे कि वो कैसे इतिहास के ग्रंथ और कौन कौन से लिखे गए। तो मुगल बादशाहों द्वारा तैयार कराए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्यक्ष के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत है। जो मुगल बादशाहों के द्वारा महत्वपूर्ण इतिहास के ग्रंथ तैयार करवाए गए, अपने दरबार में लिखवाए गए, वो मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगल वंश के इतिहास के बारे में अध्ययन के एक महत्वपूर्ण स्रोत हमारे लिए वो हैं।
ये इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की प्रयोगशाला के उद्देश्य से लिखे गए थे। आगे बात करें कि इसी तरह इनका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया यह बताना भी था कि उनके सारे विरोधों का असफल होना नियत है। मतलब जो इतिहासकार थे वो मुगल साम्राज्य को इतना शक्तिशाली दिखाते थे, अपने लेखन की कला में इस तरह लिखते थे कि बहुत ही शक्तिशाली मुगल साम्राज्य है। वो ये दिखाना चाहते थे अपने विरोधियों को कि तुम अगर कुछ विद्रोह करते हो और मुगलों पे हमला करते हो तो तुम्हारा असफल होना तो निश्चित है, ये दिखाना चाहते थे वो अन्य लोगों को। आगे बात करें, शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उपलब्ध रहे। साथ ही शासक लिखवाने का उद्देश्य, जो इतिवृत्त लिखवाते थे उनका उद्देश्य ये भी था शासकों का कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनके बारे में पढ़ सके और उनके इतिहास को याद रख सके। मुगल इतिहासों के लेखक निरपवाद रूप से दरबारी ही थे। जो मुगल इतिहासकार थे, इतिहास लिखने वाले थे, वो दरबारी विद्वान ही थे, उनके द्वारा ही उनका इतिहास लिखा गया था। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में कौन थे, क्या क्या चीजें उनकी केंद्र बिंदु में थी। इतिहासकार जो देखो, बात यह है कि मुगलों के दरबार में बैठ के दरबारी विद्वान ही इतिहास लिखते थे, आम जनता में से कोई इतिहास नहीं लिखा जाता था। तो आम जनता के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, शासक, उसके परिवार, उसकी नीतियाँ, उसके प्रशासन के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ मिलती है। तो जो इतिहास लिखते थे उनके केंद्र बिंदु में क्या होता था, किन किन चीज़ों को केंद्र में मानकर वो लेखन कार्य करते थे। तो देखिए, शासक पर केंद्रित घटनाएं, जो शासक होता था, बादशाह होता था, उस पर जो भी घटनाएं केंद्रित होती थी वो सारी वो लिखते थे। दूसरी बात करें, शासक के परिवार के बारे में वो जरूर लिखते थे। दरबार व अभिजात वर्ग, जो दरबार लगता था और दरबार में जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, अभिजात वर्ग, अमीर वर्ग जिसको कहेंगे, उनके बारे में भी उन्होंने इतिहास लिखा है। आगे बात करें, युद्ध व प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में भी उन्होंने लिखा है, युद्ध और अन्य जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में भी। तो ये इनके केंद्र बिंदु होते थे। आप देख सकते हो कि केंद्र बिंदु में आम जनता नहीं होती थी, वो गौण रूप से ही उनका लेखन कार्य होता था। आगे बात करें, अकबर, शाहजहां और आलमगीर। आलमगीर औरंगजेब की एक उपाधि है, लिखा हुआ है कि मुगल शासक औरंगजेब की एक उपाधि क्या है, आलमगीर। तो यहाँ औरंगजेब को क्या लिख दिया है, आलमगीर। तो बात कर रहे हैं अकबर, शाहजहां और आलमगीर की कहानियों पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा और आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। कि जो ये लिखने वाले लेखक थे, इनकी निगाह में कि बादशाह का इतिहास और उनका साम्राज्य का इतिहास एक ही था। जो बादशाह का इतिहास वो लिख रहे हैं वही उनके साम्राज्य का इतिहास है। फिर से देखिए कि अकबर के बारे में जानकारी दी गई अकबरनामा में, शाहजहां के बारे में शाहजहांनामा में, और औरंगजेब जिसका यहाँ पर आलमगीरनामा उपाधि लिखी गई है उसके बारे में जानकारी दी गई आलमगीरनामा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, तुर्की से फारसी की ओर। तो देखिए, पहले मुगलों के यहाँ पर आने से पहले तुर्की भाषा मुख्य होती थी। खुद ये जो तुर्की शासक था तैमूर, उसके वंशज थे, तो इनकी भाषा तुर्की ही होती थी। यहाँ तक कि जो बाबर पहला मुगल बादशाह था, उसने जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी वो भी उसने तुर्की भाषा में लिखी। तो फिर हम बात करेंगे कि बाद में तुर्की के स्थान पर फारसी भाषा को क्यों अपना लिया गया था। अकबर के समय से जो ग्रंथ लिखे गए वो सभी फारसी भाषा में लिखे गए, तो तुर्की से फारसी की तरफ ये चले गए थे। तो देखिए, मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। बाबर वाले इतिहास को छोड़कर बाद में सारे इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए, तुर्की भाषा को उन्होंने छोड़ दिया था। चूंकि मुगल चगताई मूल के थे, वो चगताई मूल के थे, तुर्की थे, तुर्की उनकी मातृभाषा भी थी। ठीक है, फिर भी उन्होंने कौन सी भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया, एक तरह से वो थी फारसी। इसके पहले शासक बाबर, जो मुगल वंश का पहला शासक था बाबर, ने कविताएं और अपने संस्मरण इसी भाषा में लिखे हैं। किस भाषा में लिखे हैं, तुर्की भाषा में लिखे हैं, जो उनकी मातृभाषा थी उसी में लिखे हैं बाबर ने कविताएं और अपना जो ग्रंथ है बाबरनामा वो। अकबर ने, तो बाबर के बाद हुमायूं आया और हुमायूं के बाद अकबर। अब अकबर ने क्या बदलाव किया कि तुर्की के स्थान पर फारसी को अपना लिया उन्होंने। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बना लिया था।
फारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान दिया गया। तुर्की से ऊंचा स्थान किसको दिया गया? फारसी। दरबार के सारे कार्य किस भाषा में होते थे? फारसी में। तथा उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। फारसी भाषा के जो जानकार लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उनको ऊंचे स्थान और उनको सम्मान दिया गया, क्योंकि अब उनकी राजभाषा क्या होगी? फारसी ही होने वाली है। इसलिए राजा, शाही परिवार के लोग और दरबार के विशिष्ट सदस्य यह भाषा बोलते थे। आम जनता कोई भी भाषा बोलती हो, लेकिन जो शासक है, शासक का परिवार है और शासक के जो अधिकारी और अन्य वरिष्ठ लोग हैं, वो सब कौन सी भाषा बोलते थे? फारसी भाषा बोलते थे अकबर के समय से। जहाँ जहाँ फारसी प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग नहीं थी, अब वो क्षेत्र जहाँ पर फारसी प्रयोग में नहीं आती थी, जैसे राजपूताना किसी और क्षेत्र में हिंदी है, कहीं राजस्थानी है, कहीं मराठी है, कहीं तमिल है, इस तरह की अलग अलग भाषा है। अब उस पर भी फारसी भाषा के शब्द और उसके मुहावरों का प्रभाव जाने लग गया था, क्योंकि शासक वर्ग की भाषा क्या है? फारसी है। तो अन्य भाषाओं पर भी उसकी कहावतें और मुहावरों का असर जाने लग गया था। तो देखिए, जहाँ जहाँ फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी, वहाँ भी राजस्थानी, मराठी और यहाँ तक कि तमिल में शासकीय लेखों की भाषा को इसकी शब्दावली और मुहावरों ने व्यापक रूप से प्रभावित किया। फारसी भाषा की शब्दावली और मुहावरों ने राजस्थानी, मराठी और तमिल भाषा को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। फारसी के हिंदवी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकलकर सामने आई। तो फारसी भाषा अपना ली मुगलों ने, और भारत में जो चलती थी, अन्य लोग, जो सामान्य लोग, जो भारत के लोग बोलते थे, वो कौन सी भाषा बोलते थे? हिंदी। और यहाँ पर उस भाषा को हिंदवी लिखा गया है। तो इन भाषा का जब मिलन हुआ, किस किस का? फारसी और हिंदवी, इसका जब मिलन हुआ तो एक नई भाषा सामने आई, और वो नई भाषा कौन सी है? उर्दू। तो उर्दू भाषा का विकास और जन्म भारत में ही हुआ है, और फारसी और हिंदवी के मिलन से एक नई भाषा सामने आई। वो कौन सी थी? उर्दू। अकबरनामा ग्रंथ की बात करेंगे, जो अकबर के समय अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में ही लिखे गए थे, जबकि अन्य बहुत सारे अन्य ग्रंथ, जैसे बाबर के समय कौन सी भाषा थी? तुर्की। तो बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा के नाम से तुर्की से फारसी में अनुवाद भी किया गया। बाबर ने तुर्की में लिखी, अकबर ने कौन सी भाषा अपनाई? तुर्की के स्थान पर फारसी। तो अकबरनामा जो ग्रंथ जो अकबर के समय लिखा गया, वो कौन सी भाषा में लिखा गया? फारसी भाषा में। और बाबर का जो ग्रंथ था बाबरनामा, वो तुर्की में था, लेकिन फिर अकबर ने उसका अनुवाद किस में करवा दिया? फारसी में। तो अकबर ने खुद का अकबरनामा फारसी में लिखवाया, और बाबर का जो ग्रंथ था बाबरनामा, उसका भी तुर्की से फारसी में अनुवाद भी करवाया था। आगे बात करें कि मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को भी फारसी में अनुवादित किए जाने के आदेश दिए थे। अकबर ने रामायण और महाभारत का भी जो संस्कृत के ग्रंथ है, उनका भी फारसी में अनुवाद करवाया, ताकि जो मुसलमान लोग फारसी भाषा के जानकार हैं, वो भी उनको पढ़ सकें। जो महाभारत है, उसका जब फारसी भाषा में अनुवाद हुआ तो किस नाम से किया गया? महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद को क्या नाम दिया गया? रज्मनामा। और रज्मनामा का मतलब है युद्धों की पुस्तक, इस रूप में किया गया। तो सीधा सा याद रखना है बच्चों कि अकबर के समय रामायण और महाभारत जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, उनका भी फारसी में अनुवाद किया गया, और महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसका क्या नाम है? रज्मनामा नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपियों की रचना, हमने बात की कि जो ये ग्रंथ लिखे जाते थे, इतिहास के ग्रंथ लिखे जाते थे, तो प्रिंट नहीं किए जाते थे, मुद्रण की कोई तकनीकी समय थी नहीं, तो ये हाथ से लिखे जाते थे। जैसे अबुल फजल ने अकबरनामा अपने हाथ से लिख दिया, 5 बार संशोधित कर दिया, फिर अन्य जो लेखक होते थे वो बैठ जाते थे और उस ग्रंथ की नकल उतारते थे। इस तरह ये ग्रंथ पांडुलिपि, हाथ से लिखे जाने वाले ग्रंथ को पांडुलिपि कहेंगे। तो इस तरह ये ग्रंथ पांडुलिपियों के रूप में तैयार किए जाते थे। तो देखिए, मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था। जो शाही किताबखाना था, जहाँ पर बहुत सारे लेखन का कार्य करते थे, बहुत सारे चित्र बनाते थे, बहुत सारे पन्ने तैयार करते थे जिन पे लिखा जाता था। तो इस तरह जो एक भवन बनता था उसे क्या कहते थे? शाही किताबखाना कहा जाता था।
उसमें ये पांडुलिपियाँ फिर तैयार होती रहती थी, कॉपियाँ तैयार होती रहती थी ग्रंथों की। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत से लोग शामिल होते थे, जो मतलब कहेंगे कि शाही किताब खाना था जहाँ पे पांडुलिपियाँ तैयार होती थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते थे, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता था। अब वो कौन कौन लोग थे, तो देखिए, कागज बनाने वाले की पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने में जरूरत होती थी, उसको काम मिलता था। किसकी? कागज बनाने वाले की पन्ने बनाने, जिसपे पांडुलिपि लिखी जाएगी, वो बनाने में उसको काम मिलता था, काम करता था, वहाँ पे उसकी सेवाएं ली जाती थी। सुलेखकों की, जैसे अबुल फजल ने तो लिख दिया अपना ग्रंथ, अब उसकी कॉपी तैयार करने के लिए लिखने वाले सुलेखक अलग होते थे, तो सुलेखकों की पाठ की नकल तैयार करने के लिए सेवाएं ली जाती थी। कोफ्तगरों की क्या सेवाएं ली जाती थी? पृष्ठों को चमकाने के लिए, जो पन्ने थे उनको चमकाने के लिए कोफ्तगरों की भी सेवाएं ली जाती थी। चित्रकारों की पाठ के दृश्य को चित्रित करने के लिए, जैसे कोई घटना होती थी, ग्रंथ में लिख दी कोई घटना, जैसे अकबर का राज्याभिषेक या अकबर का कोई युद्ध के बारे में, तो उस युद्ध से संबंधित चित्र जो है वो चित्रकार बनाते थे। ठीक है, तो इस तरह चित्रकारों की भी सेवाएं ली जाती थी दृश्यों को चित्रित करने के लिए। जिल्द साजों की प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा कर उसे अलंकृत आवरण में बैठाने के लिए आवश्यकता होती थी। तो जो शाही किताब खाना होता था उसमें इतने सारे लोगों को रोजगार मिलता था जो अलग अलग तरह के कार्य करते थे, फिर जाके पांडुलिपि तैयार होती थी। ये एक शाही किताब खाना जो मुगल किताब खाना था उसका एक चित्र है, जिसमें इतने सारे लोग अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं। कोई पन्ने तैयार कर रहा है, कोई पन्नों को चमका रहा है, कोई चित्र बना रहा है, तो कोई किताब लिख रहा है, कॉपी कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, इन पांडुलिपियों की वास्तविक रचना में शामिल कुछ लोगों को भी पदवियां और पुरस्कारों के रूप में पहचान मिली। मुख्य लेखक कौन है? जैसे अकबरनामा का अबुल फजल, तो उसको तो सम्मान मिला ही, जो मुख्य लेखक हैं। इसके अलावा जो पांडुलिपि तैयार करते थे उनमें से भी कुछ लोगों को बड़े बड़े सम्मान और पदवियां और पुरस्कार दिए जाते थे। जैसे इनमें सुलेखकों और चित्रकारों को तो उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती थी। सुलेखक अच्छी राइटिंग में, अच्छी लिखाई में जो उसकी कॉपी बनाते थे, बादशाह खुश होकर उसे इनाम या पुरस्कार, उच्च पद देता था। इसके अलावा चित्रकार जो दृश्यों को चित्रित करते थे उनको भी अच्छे इनाम और पद मिलते थे। अन्य जो कागज बनाने वाले हैं अथवा जिल्दसाज है वो गुमनाम कारीगर ही रहते थे, बस उसे काम के बदले में वेतन जरूर मिलता था लेकिन उनका कोई विख्यात नहीं होते थे, वो गुमनामी में ही काम करते रहते थे। सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की जो कला है अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। नस्तलीक अकबर की पसंदीदा शैली थी, अलग अलग शैलियों में लिखा जाता था। जैसे हमारे कंप्यूटर में फ़ॉन्ट होते हैं ना अलग अलग लिखने के, ऐसी अलग अलग लेखन की कलाएं थी और उनमें से एक कला थी लेखन की, वो थी नस्तलीक। और ये नस्तलीक जो है ये अकबर की पसंदीदा लेखन शैली थी। सामान्यतः कलम की नोक, कलम से लिखा जाता था तो कलम की नोक के बीच में छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था ताकि वह स्याही को आसानी से सोखती रहे। और आगे आप देख रहे हैं कि जो अभी हमने बात की अकबर की पसंदीदा लेखन शैली थी नस्तलीक, वो इस तरह लिखी जाती थी, फारसी भाषा में लिखा हुआ ये आपको दिख रहा है। इस तरह पांडुलिपि तैयार की जाती थी, ये नस्तलीक शैली में लिखा हुआ है जो अकबर की पसंदीदा शैली थी। तो नस्तलीक शैली में लिखा हुआ एक पन्ना आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिसे अकबर के दरबार के सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक कश्मीर के थे मोहम्मद हुसैन के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये लेखन शैली जो नस्तलीक है ये किसने लिखा है? ये मोहम्मद हुसैन जो कश्मीर के सुलेखक थे उनके द्वारा लिखा गया है। इनको जरी कलम मतलब सोने की कलम के खिताब से भी अकबर ने फिर नवाजा था, इनको उपाधि दी थी जरी कलम मतलब सोने की कलम, ऐसा एक बड़ा उपाधि इनको दी थी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे साइन किए गए हैं, जिसके द्वारा ये लिखा हुआ है उसका नाम है मोहम्मद हुसैन और नीचे मोहम्मद हुसैन ने अपने साइन कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। धन्यवाद।